हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए सतत समग्र मूल्यांकन लेके आई हूँ, जिसे कि अंग्रेजी में CCE या कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन भी कहते हैं। यह आप लोगों आप लोग इससे अवगत होंगे। तो हम आज उसके बारे में हिंदी में करते हैं। इंग्लिश में मैंने वीडियो डाल दिया है CCE का। आज मैं हिंदी में आप लोगों से डिस्कस करूंगी। तो शुरू करते हैं। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। यहाँ पे इसका ई छूट गया। So it is CCE evaluation. ओके, ये क्या होता है? इसमें बच्चों का सतत मूल्यांकन, जैसा कि शब्द है सतत और व्यापक, तो दोनों शब्द को हम लोग को पहले समझ लेना है। सतत का मतलब है कंटिन्यूअस, लगातार चलने वाला मूल्यांकन, और व्यापक का अर्थ हो जाता है वो मूल्यांकन जो केवल शैक्षिक क्षेत्र का ही मूल्यांकन न करके सह शैक्षिक, स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक अंग्रेजी में बोलते हैं, शिक्षा संबंधी और शिक्षक पर मतलब सब शिक्षा संबंधी जो भी गतिविधियां होती हैं उन सब का मूल्यांकन होता है। इस तरह के मूल्यांकन में पढ़ाई के अलावा छात्रों की रुचियां, अभिरुचि, उनका अनुशासन, उनकी स्वच्छता, उनका डिसिप्लिन, उनका रेगुलरिटी मतलब रोज क्लास में उपस्थित होने, ये सारी चीजों का मूल्यांकन होता है। और इस मूल्यांकन की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें छात्रों को ग्रेड दिया जाता है। इसमें नंबर्स नहीं दिए जाते, मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। इससे छात्रों में रिजल्ट से होने वाली परसेंटेज को लेकर या नंबर को लेकर जो हीन भावना आती थी कि किसी को इतने नंबर आए, किसी को, इस चीज को खत्म किया गया। ग्रेडिंग सिस्टम में 9 से 10, 90% से 100% वाले लोग तो सबको 100% को 10 ग्रेड दिया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर कितना है इसका पता नहीं चलता। इससे छात्रों को मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है। छात्र रिजल्ट के बाद मानसिक तनाव से ग्रसित नहीं होते। सतत मूल्यांकन, सतत के साथ यहाँ पर समग्र एक शब्द है, सतत समग्र, CCE का फुल फॉर्म होता है सतत समग्र मूल्यांकन। एक शब्द यहाँ पर समग्र या व्यापक, जो भी वर्ड यूज करें हम, समग्र भी यूज होगा तो इससे घबराना नहीं है। सतत समग्र मूल्यांकन या सतत व्यापक मूल्यांकन, यह एक ऐसा मूल्यांकन है जिसमें शिक्षार्थियों को अध्ययन और अध्यापन करने के साथ साथ उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है। मतलब शिक्षक जब अध्यापन करते हैं तो वो बच्चों के अध्ययन करने में क्या उन्नति हो रही है, क्या प्रोग्रेस हो रहा है, इसका आकलन करने के साथ साथ इसका भी मूल्यांकन करते हैं कि उनके व्यवहार में सतत परिवर्तन आ रहा है कि नहीं, उनके अनुभव में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य हम लोग जानते हैं क्या है, व्यवहार में परिवर्तन, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार में सुधार। सतत मूल्यांकन के प्रत्येक इकाई के अध्ययन की समाप्ति के पश्चात विभिन्न उपकरणों के माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। उपकरण का मतलब क्या हुआ? परीक्षाएं ली जाती हैं, तरह तरह की परीक्षाएं, जैसे वीकली टेस्ट, वो साप्ताहिक परीक्षा, फिर टर्मिनल, टर्म एंड, त्रैमासिक, फिर छमाही परीक्षा, वार्षिक। तो इस तरह से उनका मूल्यांकन किया जाता है, जिससे पता चलता है कि छात्रों को पढ़ाया गया पाठ कितना समझ में आया या कितना नहीं। मतलब जब भी हम एक पाठ को पढ़ाने के बाद जब साप्ताहिक मूल्यांकन करते हैं, क्लास टेस्ट लेते हैं या यूनिट टेस्ट लेते हैं, तो इसमें ये पता करना होता है शिक्षक का उद्देश्य कि जो पाठ पढ़ाया गया उसमें कितनी सफलता छात्रों को मिली, कितना वो समझ पाए। अगर वो पूरी तरह समझ जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि शिक्षण उनके समझ में आया। अगर
ज्यादा से ज्यादा छात्रों का जो रिजल्ट आउटकम होता है वो अगर संतोषजनक नहीं होता तो शिक्षक फिर अपने शिक्षण में भी सुधार लाते हैं। कक्षा की उन्नति का प्रमुख साधन वार्षिक परीक्षा और उसके परिणाम होते हैं। उन्नति का मतलब है एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना, उन्नत होना, आगे जाना, अपग्रेड होना। इस प्रथा में से सभी भली भांति परिचित हैं। संपूर्ण स्कूल संकल्पना एक कार्यक्रम में अंतर्निहित सतत समग्र मूल्यांकन की समस्या का प्रमुख समाधान है। सतत मूल्यांकन के माध्यम से बालक की योग्यता और योग्यता के बारे में नियमित आकलन संभव होता है। एक प्राथमिक शिक्षक अपने ज्ञान कार्य कुशलता की सहायता से मूल्यांकन का प्रयोग विद्यार्थी के ज्ञान की कठिनाइयों और उसके कारणों का निदान करने के लिए करता है। क्या होता है कि मूल्यांकन करने से शिक्षक को पता चलता है कि छात्र कहाँ पर कमजोर पड़ रहा है, कहाँ उसे समझने में कठिनाई हो रही है, कहाँ उसे दिक्कत हो रही है। तो शिक्षक फिर उस छात्र को उस एरिया में जहाँ पर उसे दिक्कत हो रही है, कठिनाई हो रही है, वहां मदद करता है, उचित उपचारात्मक साधन अपनाता है। शिक्षक उसको स्पेशल रेमेडियल क्लास कराता है। उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उसे विशेष रूप से पढ़ाकर और उसका जो भी गतिरोध है या उसको क्षति हो रही है पढ़ाई में, वो नहीं समझ पा रहा है, उसको अन्य बच्चों के समकक्ष लाने की कोशिश करता है और इस तरह से उसे अधिकतम ज्ञान प्राप्त करने में छात्र को शिक्षक मदद करता है। तो ये कैसे संभव है? सतत मूल्यांकन से ही संभव है कि हर यूनिट को पढ़ाने के बाद उसकी परीक्षा ली जाए और छात्रों के जो नंबर आ रहे हैं उससे उनके समझ का आकलन किया जाए। सतत और व्यापक मूल्यांकन भारत के स्कूलों में मूल्यांकन के लिए लागू की गई यह एक सरकारी नीति है जिसे 2009 में आरंभ किया गया था। इसकी आवश्यकता शिक्षा के अधिकार के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक हो गया था। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। यह मूल्यांकन प्रक्रिया राज्य सरकारों, परीक्षा बोर्डों और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा शुरू की गई है। सारे राज्य के जितने भी बोर्ड, हर राज्य का अपना अपना एग्जामिनेशन बोर्ड होता है, तो वो बोर्ड तथा केंद्रीय सीबीएसई जिसको कहते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा शुरू की गई। तो स्टेट बोर्ड और सेंट्रल सीबीएसई के द्वारा ये शुरू की गई 2009 में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए ये किसके द्वारा किया गया? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी मंत्रालय के द्वारा यह लागू किया गया। 20 सितंबर 2009 को घोषित किया गया कि सतत और व्यापक मूल्यांकन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE को सुदृढ़ बनाया जाए। CCE इसको हम लोग अंडरलाइन करते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन को सुदृढ़ बनाया जाए। ठीक है, तो इसको सुदृढ़ बनाने के लिए अक्टूबर 2009 से कक्षा 9 के लिए सभी संबद्ध विद्यालयों में उपयोग किया जाएगा। पहले ये कक्षा 9 के लिए, फिर आगे बताया गया कि वर्तमान शैक्षिक सत्र में 2009-10 में 9 क्लास 9 और क्लास 10 के लिए नई ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जाएगी। दिनांक 29 सितंबर 2009 को ये परिपत्र की संख्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसको आप जान लीजिए कि परिपत्र का संख्या था 40/29/9/2009। ये परिपत्र 29 सितंबर 2009 में उल्लिखित सभी उसमें सारे ग्रेडिंग प्रणाली के सभी विवरण प्रदान किए गए थे। सीबीएसई ने 6 अक्टूबर 2009 से प्रशिक्षक प्रशिक्षण फॉर्मेट में कार्यशालाओं के माध्यम से, फिर क्या हुआ कि इसके लिए सीबीएसई ने 6 अक्टूबर 2009 से सबको ट्रेन करने के लिए इस सतत मूल्यांकन का प्रशिक्षण देना शुरू किया। टीचर्स को किस तरह से मूल्यांकन करना है, इसकी विधियां क्या है। तो वार्षिक परीक्षा का, अर्धवार्षिक परीक्षा का
तो वार्षिक परीक्षा का अर्धवार्षिक परीक्षा का समय अंतराल का भी अधिक होता है, जिससे कि बालक को होने वाली कठिनाइयों में हम नहीं जान पाते। पहले क्या होता था कि 2 परीक्षाएं होती थी, एक छमाही और एक वार्षिक। तो इससे क्या होता था कि 6 महीना के गैप में बच्चों को कहाँ दिक्कत हो रही है शिक्षक को पता नहीं चलता था और बच्चे फिर रिजल्ट अच्छा नहीं करते थे। तो इसलिए बच्चों के प्रगति को निरंतर मूल्यांकन करने के लिए सतत मूल्यांकन लाया गया। इसमें क्या होता है कि हर वीक में, हर वीकली टेस्ट, क्लास टेस्ट के द्वारा बच्चों के पढ़ाई में होने वाली कठिनाइयों को टीचर जान पाते हैं, क्लास टेस्ट की वजह से या यूनिट टेस्ट की वजह से, और उससे फिर बच्चों को आगे वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार करने में सहायता मिलती है। तो ये कैसे हो सकता है? सत्र परीक्षा, यूनिट टेस्ट, मंथली टेस्ट, सेमेस्टर पद्धति, इन सब विधियों के द्वारा सतत मूल्यांकन को बच्चों का किया जा सकता है। सेमेस्टर पद्धति में क्या होता है कि पूरे कोर्स को, जैसे ग्रेजुएशन है या कोई भी कोर्स को छोटे छोटे हिस्सों में सेमेस्टर्स में बांट देना और पूरे कोर्स को एक साथ में पढ़ाकर उसके कुछ हिस्से को एक सेमेस्टर में, कुछ हिस्से को दूसरे सेमेस्टर में, इस तरह से पढ़ाना ताकि बच्चों को पढ़ाई का बोझ कम हो और वो अच्छा रिजल्ट कर सकें और उन्हें समझ में जो पढ़ाया जाए उसका ज्ञान भी भली भांति हो सके। यह निर्धारण के विकास की प्रक्रिया है जिसमें दोहरे उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। ये उद्देश्य व्यापक आधारित अधिगम और दूसरी व्यवहारगत परिणामों के मूल्यांकन और निर्धारण की सततता में है। मतलब ये कंटिन्यूअस चलता रहता है और इसमें लर्निंग के साथ साथ उनके व्यवहार का भी मॉडिफिकेशन किया जाता है, उसका भी मूल्यांकन किया जाता है। व्यवहार में भी परिवर्तन लाने की, उनके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, उम्र के साथ उनके व्यवहार में परिपक्वता आ रही है कि नहीं, जिस व्यवहार की अपेक्षा की जाती है उस उम्र के बच्चों के साथ वो व्यवहार में उनके आ रहा है कि नहीं। इस योजना में शब्द सतत का अर्थ है छात्रों के वृद्धि और विकास के अभिज्ञात पक्षों का मूल्यांकन पर बल देना। मतलब क्या है कि वृद्धि हो रही है जिस तरह से शरीर की और उम्र की जिस तरह से वृद्धि हो रही है उसी तरह से उनका मानसिक विकास हो रहा है कि नहीं, उनके व्यवहार में विकास हो रहा है कि नहीं। तो ये घटना नहीं है, एक बार नहीं इसका आकलन किया जा सकता क्योंकि वृद्धि हो रहा है लेकिन विकास तो एक सतत प्रक्रिया है जो हर उम्र में विकास होता रहता है मनुष्य का। तो इसमें अध्ययन, अध्यापन, अधिगम सभी चीज को पूरे सत्र में, जितना शैक्षिक सत्र है उसमें उनका आकलन करना है। इसका अर्थ है कि निर्धारण की नियमितता, यूनिट परीक्षा की आवृत्ति बार बार करना, अधिगम के अंतरालों का निदान, मतलब अधिगम में जो दिक्कत हो रही है, सुधारात्मक उपयोग का प्रयोग, पुनः परीक्षा और स्वयं मूल्यांकन, इसमें ये सारी चीजें निहित हैं। तो सतत मूल्यांकन के क्षेत्र क्या क्या है, कहाँ कहाँ मूल्यांकन होता है, जो कंटिन्यूस चलता रहता है। कुछ चीज परीक्षा से, कुछ व्यवहार, कुछ ऑब्जर्वेशन से, कुछ उनको सिखाकर, कुछ उनकी खेल के मैदान में, कुछ कला के द्वारा, इस तरह से। तो इसमें क्या क्या क्षेत्र है, छात्रों की अभिरुचि, किस क्षेत्र में उनकी अभिरुचि है, फिर छात्रों की सृजनात्मकता, उसको भी बढ़ावा देना है। देखने में अगर क्रिएटिव छात्र हैं उनके ज्ञान में वृद्धि, उनके पारिवारिक रुचियों में उनका बोध, मतलब नॉलेज, व्यक्तित्व रुचियां, शारीरिक स्थिति और स्वास्थ्य का भी मूल्यांकन करना है कि अगर वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो शारीरिक रूप से अगर अस्वस्थ हैं, असक्षम हैं, तो उनको उसके हिसाब से उनकी शिक्षा का व्यवस्था करना, सारे अनुप्रयोग, उन पर एक्सपेरिमेंट, विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि कैसी हो रही है और उन विद्यार्थी कहाँ गलती कर रहे हैं, वहां कहाँ कहाँ उनसे त्रुटियां हो रही हैं। तो ये सबका मूल्यांकन करना होता है सतत मूल्यांकन के अंतर्गत। सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या क्या हैं? पहला है बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता, सीखने की प्रक्रिया पर बल देना और विकास में सहायता, यहाँ कौमा, सीखने की प्रक्रिया में बल देना और याद रखने पर बल, रटने की प्रवृत्ति पर बल नहीं देना है बल्कि इन्हें सीखने की प्रक्रिया पर देना है। रटने
की विद्या को खत्म किया गया। मूल्यांकन को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का अविभाज्य हिस्सा बनाना। अब क्या हुआ कि मूल्यांकन सतत हो रहा है, हमेशा हो रहा है, ये हर वीक में हो रहा है, हर मंथ में हो रहा है, तो ये क्या हो गया कि ये शिक्षण का अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस का एक इंडिस्पेंसेबल हिस्सा बन गया। मतलब कि इसको टीचिंग लर्निंग से अलग नहीं किया जा सकता, अध्यापन और अधिगम से अलग नहीं किया जा सकता, नियमित निदान के आधार पर। अब क्या हुआ कि जब उनका हर वीक में टेस्ट हो रहा है, हर वीक में उनके असेसमेंट हो रहे हैं, नंबर मूल्यांकन हो रहा है, तो उसके बाद उन्हें उसके हिसाब से निदानात्मक उपचार भी उनका किया जा रहा है। मतलब जहां पर उनको दिक्कत हो रही है पढ़ने में, वहां पर उन्हें स्पेशल क्लास लेकर, रेमेडियल क्लास लेकर, उपचारात्मक क्लास लेकर उन्हें सिखाया जा रहा है, उन्हें विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि छात्रों की उपलब्धि में वृद्धि हो और अध्यापन अधिगम कार्य में के नीतियों में सुधार हो। कभी कभी शिक्षक भी बच्चों के लेवल तक नहीं पहुंच पाते, तो शिक्षक भी अपने अनुदेशन में सुधार लाते हैं। अगर उनके पढ़ाने से बच्चों में ज्यादा बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो वो फिर और अपनी पढ़ाई को सरल करते हैं, ताकि सभी बच्चों को समझ में आए। मूल्यांकन को निष्पादन के वांछित स्तर बनाए रखने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण युक्ति के रूप में इस्तेमाल करना। यहाँ क्या है इसमें कि मूल्यांकन जो हो रहा है, जो टेस्ट हो रहा है, जिसका इवैल्यूएशन हो रहा है जो हर वीक में, तो उसको क्या है कि उसका उपयोग किस लिए करना है कि शिक्षण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, कि ताकि शिक्षण का उद्देश्य क्या है, बच्चों में ज्ञान बढ़ाना, अधिगम बढ़ाना या ज्ञान बढ़ाना। तो अगर वो बढ़ नहीं रहा है, तो मूल्यांकन से पता चल रहा है कि शिक्षक जो चाह रहा है वो बच्चे नहीं दे पा रहे हैं, तो शिक्षक क्या करेंगे, उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और वो गुणवत्ता को नियंत्रण करने के लिए मूल्यांकन से भी उनको पता चलेगा कि कहाँ उनके शिक्षण में सुधार की आवश्यकता है, कहाँ बच्चों को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। सामाजिक उपयोगिता, वांछनीयता या एक कार्यक्रम की प्रभावशीलता का निर्धारण करना और छात्रों के सीखने की प्रक्रिया और सीखने के प्रवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना। अब क्या है कि मूल्यांकन से वो शिक्षक क्या करेंगे कि ऐसा शिक्षण करेंगे जो समाज के लिए भी उपयोगी हो, और जो छात्रों की सीखने की प्रक्रिया है या जो सीखने का उनका एंट्री बिहेवियर, मतलब जो पूर्व ज्ञान है उससे नए ज्ञान को जोड़कर पढ़ाने का निर्णय लेना। अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया को छात्र केंद्रित बनाना। पहले क्या होता था, पहले शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती थी, अब जो है वो छात्र केंद्रित शिक्षा होती है। तो अब क्या है कि बच्चों के हिसाब से पढ़ाना होगा। तो हर क्लास में 70 के बच्चे मिक्स होते हैं, कोई बहुत तेज होता है, कोई औसत होता है, कोई औसत से भी कम होता है। तो शिक्षक को अपने शिक्षण में इस तरह से सुधार लाना होगा कि वो तीनों तरह से बच्चों को हैंडल कर सके, जीनियस को भी उसके हिसाब से सम्यक ज्ञान दे सके, औसत को उनके हिसाब से पढ़ा सके, और जो औसत से कम है उनके लिए टीचर को एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा, अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि वो बच्चे भी सभी बच्चों के साथ समावेशित हो सके। इस योजना में शब्द सतत का अर्थ है छात्रों की वृद्धि और विकास के अभिज्ञात पक्षों का मूल्यांकन करने पर बल देना। वृद्धि और विकास अभी हमने बताया कि शरीर की वृद्धि होती है और विकास होता है ज्ञान का, नॉलेज का, समझदारी का, ये सब विकास, सबका मूल्यांकन करने पर बल देना है। इसलिए ये एक बार की चीज नहीं है कि एक बार कर दिए तो खत्म हो गई, इसे लगातार करते रहने की आवश्यकता है। ये सतत प्रक्रिया है जो कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में निर्मित है। ये शैक्षिक सत्र को पूरे विस्तार, जब तक शैक्षिक सत्र चलता है, जब तक बच्चा पढ़ता है, तब तक इस पर ध्यान देना जरूरी है, उनका मूल्यांकन करके उन्हें सुधार करने का तो ये आवश्यकता है। इसका अर्थ है कि निर्धारण की नियमितता, यूनिट परीक्षा बार बार करना, ये तो पहले भी हम लोग देखे, और अपना मतलब छात्रों का मूल्यांकन के साथ साथ स्वयं का भी मूल्यांकन शिक्षक को करना है। व्यापक का अर्थ है कि इस योजना में छात्रों की वृद्धि और विकास के शैक्षिक हो गया, शिक्षा से पढ़ाई लिखाई, क्लास में सब्जेक्ट सिलेबस जो है, और सह शैक्षिक में हो गया कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो भी हुआ,
जिसमें डिबेट, डांस, कविता लेखन, स्पोर्ट्स, सारी चीजें हैं। इसके अलावा वो समय पे आता है कि नहीं, उसके कपड़े साफ होते हैं कि नहीं, क्लीनलीनेस है कि नहीं, स्वच्छ है कि नहीं, ये सारे एस्पेक्ट को देखना, वो लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है कि नहीं, बहुत सारे एस्पेक्ट को सह शैक्षिक में आता है। दोनों को शामिल किया जाता है क्योंकि क्षमताएं, मनोवृत्तियां और अभिरुचियां अपने आप को लिखित शब्दों के अलावा अन्य रूपों में भी प्रकट करती हैं। क्योंकि क्या अभिवृत्ति, क्या अभिरुचि है, क्या मनोवृत्ति है, और किस छात्र की क्या क्षमता है, क्लासरूम से, टीचिंग से और क्वेश्चन आंसर से नहीं पता चलता। जब छात्रों को अलग अलग फील्ड में छोड़ा जाता है तब वो अपनी रुचि के काम को जब करते हैं तो उनका एक्सीलेंस दिखता है, उनकी सृजनात्मकता दिखती है। तो ये सारी चीजों को उसमें उसका मूल्यांकन और आकलन किया जाता है। इसीलिए इसके लिए विभिन्न साधनों और तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। परीक्षा के अलावा गैर परीक्षा भी उनको ग्रुप में छोड़ा जाता है। ग्रुप में कैसे बिहेवियर करते हैं, उन्हें कुछ चीज ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा जाता है। तो बहुत तरह के तरीकों से इसका छात्रों के विकास में मदद करता है ये सतत समग्र मूल्यांकन। इसका उद्देश्य क्या है? सतत समग्र योजना का उद्देश्य है कि बोधात्मक ज्ञान के पक्ष को, फिर साइकोमोटर मतलब इस ज्ञान को का वृद्धि करना, साइकोमोटर में हैंड और माइंड मतलब हाथ और मस्तिष्क के कोऑर्डिनेशन के द्वारा कौशलों का विकास करना। फिर भावात्मक कौशल का मतलब भावना, वैल्यूज, इमोशंस को कंट्रोल करना, इमोशनल इंटेलिजेंस की वृद्धि करना, ये सारी चीजों में सहायता करना है। ये सतत समग्र योजना का उद्देश्य है। विचार प्रक्रिया पर जोर देना है, याद करने व रटने पर नहीं जोर देना है। मूल्यांकन को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का अविभाज्य अंग बनाना, ये हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस किए। नियमित निदान मतलब कुछ भी अगर हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, उसमें समस्या है तो उसका निदान रेगुलर होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए और सुधारात्मक होना चाहिए। और छात्रों की उपलब्धि और अध्यापन अधिगम नीतियों के कार्यक्रम सुधार हेतु मूल्यांकन करना। निष्पादन का वांछित स्तर बताने के लिए मतलब क्या है कि शिक्षक अपने कार्य का निष्पादन का जो लेवल होना चाहिए ताकि सभी छात्र उससे लाभान्वित हों, उसके स्तर की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए मूल्यांकन से शिक्षक को मदद मिलती है। इसलिए मूल्यांकन का उस रूप में उपयोग करना चाहिए। अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चे को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। हम लोग हमेशा देखते हैं कि कोई पेरेंट जो होते हैं, अभिभावक, तो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं, बच्चों को खेलने नहीं देते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इससे क्या होता है कि ऐन वक्त पर जब जरूरत होती है ज्यादा पढ़ाई करने की तो बच्चे पढ़ाई से विमुख हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चे को छोटी उम्र से बहुत दबाव पढ़ने के लिए नहीं देना चाहिए। बच्चों को स्कूल के बाहरी वातावरण से, बाहरी जीवन में तनाव मुक्त, स्कूल से बाहर जब वो जाए तो वो स्कूल की पढ़ाई का या स्कूल के होमवर्क का बोझ लेके न जाए, स्कूल के टीचर का भय लेके न जाए। बाहरी वातावरण में स्कूल से बाहर निकलकर उन्मुक्त होकर खेलें, अपने बचपन को जिए, अपनी लाइफ को तनाव मुक्त रखें, ऐसी कोशिश करनी है। व्यापक का अर्थ क्या है? इस योजना में छात्रों को वृद्धि और विकास, ये तो हम लोग ये रिपीट हो गया है इसलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्यापक मूल्यांकन से तीन पक्ष है, अभी हमने पढ़ा था ना, बोधात्मक, भावनात्मक और कौशलात्मक। तो बोधात्मक कॉग्निटिव, इसमें बालक के अंदर जो भी ज्ञान है, निहित है, स्मरण है, पुनः स्मरण है, जो भी कैपेसिटी है उनका मूल्यांकन। कोई चीज पढ़ाया गया तो बच्चा कितना याद कर सकता है, कितना एक्सप्रेस कर सकता है, कितना अब क्लास में पढ़ाई चीजों को समझता है, ये सारी चीजें होती हैं जो पढ़ाई गई चीजों का मूल्यांकन किया जाता है, जो उसके ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। उसमें रिकॉल एंड रिकॉग्निशन होता है, याद कितना रख सकता है, कितना वो कॉम्प्रिहेंशन कर सकता है, कोई चीज पढ़कर उसके अंदर से आंसर निकाल सकता है, कितना वो विश्लेषण कर सकता है, फिर पढ़ी हुई चीजों को संश्लेषण कर सकता है, कितना इस
फिर वो मूल्यांकन किसी चीज का कैसे करता है, ये सारे पक्ष संज्ञानात्मक पक्ष में आते हैं। इसका आकलन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। भावनात्मक पक्ष में बालक के भाव पक्ष, अफेक्टिव डोमेन जो कहते हैं, ये कॉग्निटिव डोमेन है, दूसरा हुआ अफेक्टिव, जो कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में हम लोग तीनों पक्ष देखे हैं। तो इसमें बच्चे के अंदर की भावना जो होती है, दया, करुणा, सत्य, निष्ठा आदि का मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि हम इसमें सतत समग्र में क्या करते हैं, सब पक्षों को देखते हैं, शैक्षिक और गैर सह शैक्षिक पक्षों का। तो अगर किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण हो रहा है तो उसमें ज्ञान के अलावा ये भावनाएं भी, भाव पक्ष का भी विकास होना चाहिए। तो इसका भी मूल्यांकन होता है, किया जाता है और इस पर ध्यान दिया जाता है। और कौशलात्मक पक्ष में है कार्य कुशलता, कार्य करने की क्षमता, किसी स्किल का विकास, कैसे हाथ और मस्तिष्क का कोऑर्डिनेशन से किसी चीज का निर्माण करता है, कैसे स्किल डेवलप करता है, इसका भी मूल्यांकन किया जाता है। तो इसकी विशेषता क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का व्यापक जो एरिया है, संगठ मतलब व्यापक जो उसका संगठन है या संगठ है, या मतलब कि ये व्यापक, इसका वास्ट एरिया, इसमें बच्चों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास का निर्धारण करता है। क्योंकि शैक्षिक तथा शैक्षिक दोनों पक्षों का इसमें मूल्यांकन किया जाता है, दोनों पक्षों के विकास पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए इसका ये व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, इसमें ये ध्यान रखा जाता है कि हो बच्चे का पूर्ण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। इसमें विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और इसके अलावा सह शैक्षिक पहलुओं का भी ध्यान दिया जाता है। ये होगा यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर सह शैक्षिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है। शैक्षिक पहलुओं में पाठ्यक्रम के क्षेत्र होते हैं और सह शैक्षिक में जीवन कौशल, जिससे जीवन अच्छे से कोई जी सके, उस पाठ्यचर्या, अभिवृत्ति और मूल्य, वैल्यूज, जो कि बहुत जरूरी है। किसी भी मनुष्य को जीवन में सफल होने के लिए उसके अंदर वैल्यूज होना बहुत जरूरी है, मूल्य होना। सह शैक्षिक क्षेत्रों का निर्धारण निर्धारित मानदंडों के आधार पर बहुविध तकनीकों के द्वारा होता है, जो निर्धारित है कि इतना क्लास के बच्चों को इतना नॉलेज होना चाहिए। ये सारे मापदंड के आधार पर उसका अनेक टेक्निक, जिसमें एग्जामिनेशन होता है, इंटरव्यू होता है, ओरल होता है, रिटन होता है, ये सारी चीजों के द्वारा शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र में क्या होता है कि उसको अलग अलग फील्ड में भेजा जाता है कार्य करने के लिए, वहां उसकी कुशलता को आंका जाता है। जब जीवन के कौशलों का निर्धारण की सूचना और जांच सूचियों के आधार पर किया जाता है। तो इस तरह से हमने जाना कि सतत और व्यापक मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी ये हटा दिया गया है, लेकिन फिर से इसे लाने की बात हो रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए यह आवश्यक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।